अब्बासी खिलाफत, जिन्होंने इस्लामिक दुनिया का गोल्डन ईरा क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने राजनीतिक, व्यापारिक, गणित, विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हासिल की और अपने यहाँ के विद्वानों को ज्ञान के क्षेत्र में खोज करने की प्रेरणा दी। और इसी महत्वपूर्ण प्रोत्साहन के वजह से मैथमेटिक्स में अलजेब्रा जैसा कंसेप्ट अरब जगत से दुनिया को मिला। वही अब्बासियों के समय चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ। 10वीं, 11वीं, 12वीं सेंचुरी में बगदाद को पूरी दुनिया चिकित्सा क्षेत्र का बादशाह कहती थी। इस दरमियान बगदाद में दो ऐसे महान चिकित्सक हुए जिनका नाम था अल रजी और इब्ने सीना, जिनको पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा सम्मान दिया। जहां अल रजी ने संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च किया, जैसे मिजल्स यानी खसरा और स्मॉल पॉक्स जिसे आज मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, ऐसी बीमारियों पर रिसर्च किया। इन बीमारियों के लक्षण दुनिया को बताए, जैसे नाक बहना, आंख पे चट्टे आना, ये सारी चीजें दुनिया को बताकर इसकी इलाज भी बताए। और ये मैं 10वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, जिस समय ये बीमारियां आम होती थी। वही इब्ने सीना इस्लामिक गोल्डन ईरा का सबसे महान चिकित्सक था। उन्होंने चिकित्सा, दर्शन, खगोल, गणित और रसायन शास्त्र में बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध बुक अल कानून अल तिब, जिसे मध्ययुगीन चिकित्सा क्षेत्र का आधार माना जाता था, और ये किताब अरबों के साथ यूरोपियन लोगों को भी एक वरदान साबित हुई। कहते हैं इस किताब को लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करके यूरोप में मेडिसिन कॉलेजों में पढ़ाया जाता था, और ये भी 600 सालों तक। सच कहूं तो ये इब्ने सीना भारत और यूरोप में पैदा होता तो इसे पूजा जाता और इसे विद्वान मानकर आज भी सर पर उठाया जाता, लेकिन ये इसका बैड लक था कि ये अरब में पैदा हुआ। क्योंकि इब्ने सीना का रिसर्च इतना महत्वपूर्ण है इंसानी जीवन में, क्योंकि उन्होंने इतने सारे रोगों की पहचान बताई और उससे हम इलाज कर पाए। वो शायद पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया कि संक्रमित बीमारियां भी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जाती है, और ऐसी बीमारियों के लिए उन्होंने इलाज भी बताया। और उस इलाज को हम 21वीं सेंचुरी में भी फॉलो करते हैं, यानी क्वारंटाइन। ये क्वारंटाइन का कंसेप्ट पहली बार इब्ने सीना ने ही सोचा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इब्ने सीना ने ही पहली बार ये सोचा था कि अपना हृदय पंप करता है खून को, और इस कंसेप्ट को यूरोपियन शास्त्रज्ञ विलियम हाव ने बाद में प्रूव भी किया। मानसिक बीमारी, डायबिटीज, कैंसर जैसी चीजों पे भी इब्ने सीना ने शुरुआती खोज की थी, और वही साधारण बीमारियों पर भी बहुत कुछ खोज करके अपनी किताबें लिखी, जिसका उपयोग बाद में यूरोप में हुआ और बहुत ज्यादा चिकित्सा क्षेत्र में तरक्की हुई। वही अब्बासियों के समय व्यापार भी बहुत तगड़ी मात्रा में बढ़ा। सिल्क रोड पे पूरी तरह से नियंत्रण और साथ साथ समुद्री मार्ग पर भी अपना नियंत्रण बनाने के बाद बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बना। सिल्क, ऊन, कॉटन, मसाले, सोना, चांदी, कीमती धातु, जवाहरात और स्लेव, ये अब्बासियों का सबसे मुख्य बिजनेस हुआ करता था, और उन्होंने पूरी दुनिया भर ये बिजनेस फैलाया। वही साथ में कुछ ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र बनाए जहां पर बहुत तगड़ी मात्रा में व्यापार होता, मतलब दमिश्क, बगदाद, काहिरा, बसरा जैसे बड़े बड़े शहर अब्बासियों के समय डेवलप हुए। और साथ में मक्का, मदीना, जेरूसलम जैसे शहर धार्मिक क्षेत्र के तौर पर बहुत ज्यादा विकसित हुए। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अब्बासियों की शुरुआत, यानी इस्लामिक गोल्डन ईरा की शुरुआत। उन्होंने कैसे उमैयद खिलाफत को हटाकर अपनी खिलाफत शुरू की और विज्ञान, गणित के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति की। और ये भी देखेंगे कि अब्बासी खिलाफत का खात्मा होने के बाद इस्लामिक दुनिया में फिर से क्यों गोल्डन ईरा नहीं आया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब्बासियों की शुरुआत कैसी होती है, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। तो अब्बासियों से पहले जो अरब वंश के उमैयद खिलाफत के शासक लोग थे, उन्होंने अपने साम्राज्य में एक अजीब सा नस्लवाद पैदा कर दिया था। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, जब उमैयद खिलाफत का मैप आप देखते हैं तो एक विशाल साम्राज्य नजर आता है, और ये विशाल साम्राज्य में कई ऐसे इलाके हैं, उस जगह पर रहने वाले लोगों की पहचान उस क्षेत्र से होती है। जैसे तुर्क क्षेत्र में रहने वाले तुर्किश, कुर्द में कुर्दिश, फारस में रहने वाले लोग अपने आप को अलग मानते हैं, और अरब क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप को अलग मानते हैं। और इसी में उमैयद जो वंश था खुद को अरब मानता था और गैर अरब लोगों को दुय्यम नागरिक मानता था। ऐसे में उमैयद खिलाफत के जो शासनकर्ता लोग थे वो खुद को अरब मानते थे और गैर अरब लोगों को वो दुय्यम नागरिक मानते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि अरब और गैर अरब लोगों में दूरियां बढ़ने लगी और समय के साथ इनमें विद्रोह होने लगा। और महत्वपूर्ण बात, इन गैर अरब दुय्यम नागरिकों में आते थे फारसी, ईरानी, तुर्की और उज्बेकी लोग। तो इनमें काफी ज्यादा असंतोष फैल चुका था और ये विद्रोह कर रहे थे। और वही सबसे दूसरा महत्वपूर्ण कारण उमैयद खिलाफत के जाने का, वो है उमैयद खिलाफत की स्थापना करने वाले मुआविया इब्न अबू सुफियान, जो खलीफा उस्मान और हजरत अली के समय दमिश्क के गवर्नर थे। तो मुआविया तीसरे खलीफा के बाद हजरत अली के समय विद्रोह कर देते हैं, और यह समय होता है 656 से 661 के बीच का। और जब 661 में हजरत अली की हत्या हो जाती है तो सर्वसम्मति से मुआविया को खलीफा घोषित कर दिया जाता है,
और उमैयद खिलाफत की शुरुआत होती है। तो फारस में कुछ लोग यानी बगदाद के आसपास कुछ लोग इसलिए नाराज थे कि मोहम्मद साहब के सीधे वंशज रहने वाले हजरत अली को साइड करके, मतलब उनकी हत्या के बाद इस उमैयद खिलाफत को लाया गया था। तो इसी बात को अब्बासियों ने उठाया और खुद को मोहम्मद साहब के सीधे वंशज बताया। अब्बासी बताते हैं कि मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिक के वो सीधे वंशज है और खिलाफत पर उनका ही अधिकार है। तो इसी कारणवश 747 में खुरासान में एक बड़ा विद्रोह कर देते अब्बासी, जिसको आगे चलकर अब्बासी क्रांति कहा जाता है। और इस विद्रोह के साथ ही अब्बासियों का शासन शुरू हो जाता है। और जैसे ही अब्बासियों का शासन शुरू हो जाता है तो सबसे पहले जो नस्लवादी विचारधारा थी, यानी अरब और गैर अरब अलग अलग थे, उनको एक साथ लाया जाता है और दोनों को दरबार में समान अधिकार दिए जाते हैं। साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लान किए जाते हैं। इन अब्बासियों के दूसरे खलीफा अल मसूर के जमाने में बगदाद शहर की स्थापना होती है और इसी खलीफा के समय ज्ञान विज्ञान में अपनी प्रगति साधने के लिए बाहरी क्षेत्र से, यानी भारत, चीन, यूरोप, ग्रीक, इस जगह पे जो भी विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हुए थे उनका ट्रांसलेशन पहली बार बगदाद में शुरू होता है। और वैसे ही बाहरी व्यापार के लिए नए नए रास्ते और नए नए समुद्री मार्ग भी खोजे जाते हैं। यानी ज्ञान विज्ञान के साथ व्यापार को भी पूरी तरह से बढ़ावा देने के लिए अब्बासी खिलाफत के शासन बहुत प्रयत्नशील थे और इसका परिणाम समय के साथ नजर आना शुरू हुआ और बहुत सारे विद्वान बगदाद में निकलने शुरू हो। और जब समय अब्बासी खिलाफत के सबसे महान शासक हारून अल रशीद का समय आता है तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा बदलाव नजर आते हैं। इन्हीं के समय बगदाद में बैतुल हिकमा की स्थापना होती है, जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता है, जिसमें बाहरी संस्कृति की किताबों को ट्रांसलेट किया जाता है, यानी अरबी में बनाया जाता है और वहां पे स्टडी होती है उन बुकों की और नए नए खोज भी वहीं पे होते हैं। और कहा जाता है हारून अल रशीद के समय ही बगदाद में जो बैतुल हिकमा शुरू हुआ था वहीं से हमारे यहाँ खोज हुई गणित अंकों की, यानी 1 से 0 तक के गणित अंक अरब पहुंचे और अरब से वो यूरोप पहुंचे। और इन्हीं के समय बैतुल हिकमा से एक विद्वान निकलता है जिसका नाम होता है अल ख्वारिजमी, जिसने आगे चलकर बीज गणित की यानी अलजेब्रा की खोज की। और आगे चलकर इसी बैतुल हिकमा से यानी हाउस ऑफ विजडम से एक और विद्वान निकलता है जिसका नाम होता है अल बत्ताशी, जिसे पूरी दुनिया अपने रिसर्च के लिए आज तक याद करती है। ये अल बत्ताशी वही है जिन्होंने पहली बार सटीक तरीके से सौर वर्ष की गणना की, जिन्होंने अपनी गणना में बताया कि 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट और 24 सेकंड का एक साल होता है, जो आधुनिक गणना से सबसे ज्यादा नजदीक है। यहाँ तक कि गैलोनी और कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिक भी, जो महान वैज्ञानिक है हिस्ट्री के, वो भी अलबत्तानी से प्रभावित नजर आते हैं। वही अलबत्तानी ने ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है भाई, जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे सही से नहीं हो पा रहा है, ये भाई एस्ट्रोनॉमी में यानी ग्रह तारों की दूरी और गति के बारे में सही तरीके से आकलन करता है। ये चीजें आती है ट्रिगोनोमेट्री में, तो इसका जनक माना जाता है भाई अलबत्तानी को। वही नेविगेशन, जियोग्राफी और मैपिंग में भी ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग होता है और इन सारी चीजों पर अलबत्तानी ने 1000 साल पहले रिसर्च किया था। और इसी कारणवश और अलबत्तानी के सम्मान के हेतु चांद पर के सबसे बड़े क्रेटर को अलबत्तानी का नाम दिया गया है, मतलब बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है अलबत्तानी को। और अलबत्तानी के बाद भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, जैसे अलबरूनी। ये अलबरूनी वही है जिन्होंने भारत दौरा किया और भारत दौरे के समय उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब अल हिंद, जिसको एक संदर्भ ग्रंथ के तौर पर आज भी हमारे भारतीय इतिहासकार देखते हैं। इसके बाद भी बहुत से विद्वान अब्बासी समय में हुए। इसमें और एक विद्वान का जिक्र करना बेहद जरूरी है जिसका नाम है अल इदरीस, जिसने उस समय इटली के सम्राट रोजर सेकंड के लिए एक विश्व मैप बनाया और उस मैप से क्रिस्टोफर कोलंबस भी प्रभावित था। यानी कितने सारे विद्वान हैं जिन्होंने विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र में अपना योगदान दिया, वो भी अब्बासी खिलाफत के समय, और जिसकी दखल पूरी दुनिया ने ली। और वही अब्बासियों के समय धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा काम किया। जैसे पवित्र कुरान के बाद इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण किताबें मानी जाती हदीसें, उनका भी संग्रह अब्बासियों के समय हुआ। और इसी अब्बासियों के समय कई धार्मिक विद्वान भी हुए, जैसे इमाम अल बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिजी, इमाम इब्ने माजा और कुरान की व्याख्या करने वाले इमाम तबरी भी अब्बासियों के समय ही हुए। यानी ज्ञान विज्ञान के साथ धार्मिक क्षेत्र में भी अब्बासियों ने बहुत ज्यादा तरक्की। और फिर व्यापार की तो बात ही ना करें, बगदाद उस समय वैश्विक व्यापार का केंद्र बना हुआ था। सिल्क रोड के मुख्य रास्ते पर अब्बासियों का कंट्रोल था। बहुत ज्यादा टैक्स और बहुत बड़ा व्यापार होने के चलते अब्बासियों का साम्राज्य पैसों के मामले में बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था। लेकिन फिर सवाल आता है कि सारे क्षेत्र में प्रगति करने वाला ये वंश खत्म कैसे हुआ।
और इनके खत्म होने के साथ विज्ञान, गणित और व्यापार में जो भी प्रगति थी वो भी कमजोर हो जाती है और ढूंढने से कोई बड़ा विद्वान अब्बासी जाने के बाद नजर नहीं आता। तो क्या ऐसे कारण रहे होंगे उसे अब जानते हैं। तो अब्बासी खत्म कैसे हुए? तो अब्बासी खिलाफत का पतन बहुत धीरे धीरे हुआ। जैसे उमैयद खिलाफत के साथ हुई वैसी सेम चीज अब्बासी खिलाफत के साथ भी हुई, क्योंकि एक बड़ा विशाल साम्राज्य था और एक जगह से कंट्रोल करना उसे नामुमकिन हो चला था और समय के साथ जगह जगह पे विद्रोह ये भी एक कारण बना। सच कहूं, अब्बासी खिलाफत का पतन का शुरुआती काल उसके जन्म से ही जुड़ा हुआ था। मतलब जैसे ही अब्बासी खिलाफत की शुरुआत हुई वैसे ही उसका पतन काल भी शुरू हो चुका था, क्योंकि उमैयद खिलाफत का एक विशाल साम्राज्य था जहां पर जगह जगह पे विद्रोह होते थे और सेम चीज अब्बासियों के खिलाफ भी हुई, क्योंकि अब्बासियों ने उमैयद को हटाकर अपना शासन स्थापित किया था और वो भी इतने ही बड़े विशाल साम्राज्य के मालिक थे। लेकिन जगह जगह पे विद्रोह उमैयद के खिलाफ जैसे आम थे, अब्बासियों के खिलाफ भी आम थे। लेकिन अब्बासियों ने कुछ मात्रा में इस पर कंट्रोल जमा लिया था। लेकिन अब्बासियों के 5वें खलीफा के बाद यानी हारून अल रशीद के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो गया हारून अल रशीद के पुत्रों में। हारून अल रशीद के 3 पुत्र थे, उसमें से 2 पुत्र सत्ता संघर्ष के लिए रेडी थे। एक ने अपने आप को सत्ता से दूर कर लिया था, लेकिन 2 अल अमीन और अल मामून आपस में लड़ जाते हैं और अब्बासी खिलाफत में पहली बार गृह युद्ध होता है, जहां पर अल मामून फारसी सैनिकों की मदद लेकर अल अमीन को हरा देते हैं और खलीफा बन जाते हैं। और उस टाइम के फारसी सैनिक माने शिया लोग। तो इसी के साथ अब्बासी खिलाफत में पहली बार शिया लोगों का दखल शुरू हो जाता है और इससे आगे जाते हुए अल मामून अपने आप का उत्तराधिकारी अली अल रजा को घोषित कर देते हैं, जो कि एक उस टाइम के सबसे बड़ा शिया नेता होते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि सुन्नी उलेमा और अरब लोग नाराज हो गए, जिससे बगदाद में और अन्य अरब क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप अलग अलग जगहों पर विद्रोह होने लगे और नए नए साम्राज्य बनने लगे और जिनकी लड़ाई सीधी बगदाद में बैठे अब्बासी खिलाफत के खिलाफ होती थी, जिससे बगदाद हमेशा युद्ध जैसी स्थिति में रहा। फिर ऐसी समस्या में खलीफाओं को मदद करने के लिए, मतलब सैन्य मदद करने के लिए कई सारे वंश यानी गवर्नर सामने आए, जो धीरे धीरे करके समय के साथ जहांगीरी और अन्य फायदे के लिए अब्बासियों को हेल्प करते थे और उनसे अपना फायदा निकाल लेते। तो 10वीं सेंचुरी के बाद जो अब्बासी खिलाफत के खलीफा थे वो बस नाम मात्र खलीफा बन के रह गए, सच में राज्य कोई और ही करता। कभी बगदाद को तुर्कों ने कंट्रोल किया तो कभी शिया वंश के बुनीद वंश ने बगदाद को कंट्रोल किया और इस दरमियान कोई भी खलीफा लंबे समय तक शासन में नहीं रहा और समय के साथ ये खलीफात कमजोर होती गई। इसी दरमियान स्पेन में क्रूसाइड्स यानी ईसाई योद्धा उतरते हैं जो मुसलमान के खिलाफ विद्रोह करते हैं। वही मंगोल भी अरब क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बहुत बड़े बड़े हमले प्लान करते हैं। तो एक तरफ क्रूसाइड, दूसरी तरफ मंगोल और अपने यहाँ शिया सुन्नी विवाद, इसमें अब्बासी खिलाफत पूरी तरह से गिर गई। इसी के साथ तुर्क, अरबी, फारसी ये अपने आप में नस्लवाद भी अब्बासी खिलाफत के समय बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपस में युद्ध करने लगे और हथियार चलने लगे। और जो बैतुल हिकमा जैसी वैज्ञानिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए चीजें की गई थी वो समय के साथ हथियार के चलते कम हो गई। और फिर समय आता है 1256 का, जहां पर चंगेज खान का पोता हलाकू खान अब्बासी खिलाफत पर एक ऐसा हमला करता है जहां पर अब्बासी खिलाफत पूरी तरह से नष्ट हो जाती और बगदाद शहर में हजारों कत्ल करने के साथ साथ बैतुल हिकमा जैसी चीज भी जला दी जाती है, जिसमें हजारों बुक जल जाते हैं। और जो कुछ विद्वान इस समय में बचे हुए होते वो इस हमले में मर जाते या फिर वो भाग जाते हैं और इसी के साथ इस्लामिक दुनिया का गोल्डन एरा खत्म हो जाता है। तो बाकी इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बाकी इस्लामिक दुनिया में बहुत सारी चीजें बाद में हुई, लेकिन वो सारी चीजें हथियार के साथ हुई। विज्ञान में क्यों नहीं प्रगति कर रहा है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करो यार।